बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 24, होपफुली लेट मी चेक कि लेक्चर 24 ही है जी। बिल्कुल 24 ही है। ओके, लेक्चर नंबर 24, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, लास्ट डिस्कशन दैट वाज ऑन कि हम लोगों ने कोड के ऊपर डिस्कशन की थी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के ऊपर डिस्कशन की थी। हमारी लास्ट डिस्कशन रहती थी अंडर सुपरविजन ऑफ कोड, और जो ही ये डिस्कशन मुकम्मल होगी हम डायरेक्टली चले जाएंगे अपने OL की तरफ, जो कि कौन है जी, हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर। हम इसके बारे में बातें पढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वो पर्सन है जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट कर दिया जाएगा, या एक और वर्ड यूज होता है प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल मैनेजर कोर्ट अपने वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पहले पहले जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस बंदे को भी अपॉइंट कर सकता है। यानी कुछ सिनेरियो ऐसा होना है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसके बाद वाइंडिंग अप ऑर्डर स्टार्ट होगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर जो ही इसके मिडल में करके कहीं वाइंडिंग अप ऑर्डर आएगा, और यही पर्सन प्रोविजनल मैनेजर ही ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाता है, और यूजुअली कई दफा ऑफिशियल लिक्विडेटर बाहर से भी आ जाता है। सो द पॉइंट इज, समझाना ही चाह रहा हूं कि हमने इसके बाद प्रोसीडिंग्स पे चले जाना है, जहां पे हम प्रोविजनल मैनेजर उसके अपॉइंटमेंट के बारे में जो सेक्शंस हैं वो आपके कोर्स में नहीं रखे गए, आपको डायरेक्टली जंप करवा दिया गया ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऊपर। लेकिन मैं आपको समझा ये रहा हूं कि आप पहले प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करते हैं इस कोर्ट ऑर्डर, और करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं करते। कोर्ट ऑर्डर से पहले अगर कोर्ट चाहे तो वो एक प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। होगा यही कि इसके पास वो तमाम पावर्स होंगी जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास होती हैं, लेकिन इसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय द कोर्ट। लेकिन जो ही ये प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो गया, अफेयर संभाल लेगा, कोर्ट का ऑर्डर आ गया फॉर दी वाइंडिंग अप, तो उसके बाद यही प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाता है, या उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है और वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे बिहेव करता है। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं? अभी सुपरविजन ऑफ कोर्ट पढ़ने लगे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी वाइंडिंग अप करवाना चाहें अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, तो क्या सूरत हाल है? या तो कोर्ट अपनी मर्जी से आ जाएगा, या फिर किसी की एप्लीकेशन पे आएगा और कहेगा ठीक है वाइंडिंग अप चलाते रहो, वॉलंटरीली तुमने वाइंड अप किया है, तुमने रेजोल्यूशन पास की है, तुम वाइंड अप करना चाहते हो करो, मैं बस तुम्हारे सर पे बैठा हूं और मैं रिव्यू कर लूंगा, सुपरवाइज कर लूंगा। चलो जरा पढ़ते हैं। कहते जी, व्हेन अ कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, लो जी कंपनी ने क्या किया? वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास किया है। द कोर्ट में of its own motion or on the application of any person entitled to apply to the court for winding up of a company, यानी कि या तो अपनी मोशन के ऊपर उसे लगेगा कि मुझे सुपरविजन करनी चाहिए इस वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, या फिर कोई मेंबर जो वाइंडिंग अप के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन करने की औकात रखता है, अगर वो एप्लीकेशन दायर कर देता है। अच्छा, एप्लीकेशन की औकात क्या होगी वो आपके सिलेबस में उसने नहीं ऐड की हुई, ले तो यूं ही समझ लें जिस तरह वाइंडिंग अप कोर्ट के लिए कोई अप्लाई कर सकता है, अगर कोई पर्सन अप्लाई कर सकता है तो वो हमने पढ़ी हुई है। सो एप्लीकेशन पूरी एक लिस्ट पढ़ी थी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में एक स्केच डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसे कंट्रीब्यूटरी कहा था। फिर हमने कहा था रजिस्ट्रार भी कर सकता है, कमीशन भी कर सकता है। इसके अलावा हमने और कौन कौन सी बातें पढ़ी थी? आई थिंक सो ये 2-3, हाँ, क्रेडिटर भी कर सकता है आपका। तो ये वो लोग थे जो पिटीशन फाइल कर सकते। तो अगर ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं तो फिर इनफैक्ट यही लोग यहाँ पे सुपरविजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसने कहा अगर ये अप्लाई कर दें तो मेक वाइंडिंग अप ऑर्डर, मेक एन ऑर्डर दैट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप शैल कंटिन्यू बट सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो ये बिल्कुल वॉलंटरी वाइंडिंग अप चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह फॉर एग्जाम्पल समझो ना बेटे, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल रही है और ये बीच में सर पे आके बैठ गया कोर्ट, लेकिन ये किसके कहने पे आया? या तो खुद आ जाएगा या मेंबर अप्लाई करेंगे, मेंबर नहीं सॉरी, वो लोग जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन कौन देगा सुपरविजन के लिए? तो लॉ कहता है जो लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट के लिए, जिसमें कौन कौन लोग थे? हमारे क्रेडिटर थे, हमारे मेंबर्स थे, हमारा रजिस्ट्रार था, हमारा कमीशन था। ये वो लोग थे जो एप्लीकेशन दे सकते थे पिटीशन फाइल करने की। तो वही लोग फिर यहां पे भी कर रहे होंगे। कहते जी अच्छा जी, बट अंडर द सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट एंड विद सच लिबर्टी और फॉर क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटरी और अदर्स to apply to the court and generally on such terms and condition as the court thinks just, जैसा कोर्ट को बेहतर लगेगा वो सारी चीजें उसके मुताबिक तय हो जाएंगी।
ठीक है जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.8 इफेक्ट ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन। ले जी, पिटीशन फाइल हो गई है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? देखो, हमने एक पिटीशन फाइल की थी यहां पे, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। अब पिटीशन फाइल हो रही है फॉर वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो कहते हैं इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? कहते हैं पिटीशन फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट शैल for the purpose of giving jurisdiction to the court over suits and other legal proceeding be deemed to be a petition for winding up by the court। कहता है जनाब, ये जो पिटीशन यहां पे फाइल हुई थी बाय वो तमाम पर्सन से जिन्होंने भी पिटीशन फाइल की थी, कोर्ट को एकदम सारे इख्तियारात मिल गए उस कंपनी के ऊपर, राइट? कंपनी वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट है, उसने जंप इन कर लिया। कहता है बिल्कुल इसी तरह जब यहां पिटीशन फाइल होगी तो फिर अब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड करनी है कि हाँ भाई सुपरविजन से मुराद क्या, मतलब कितना को इंटरफेयर कर सकता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। तो उसने कहा, उसने समझाने के लिए कहा कि अगर यहां पिटीशन फाइल हुई है और इस पिटीशन का मतलब यह है कि उन्होंने कोर्ट से सुपरविजन करवानी है, तो कहता है कोर्ट के पास अगर जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात करो तो बी डीम टू बी अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। तो जितने इख्तियारात कोर्ट के पास इस वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में हैं, उतने ही इख्तियारात अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी कोर्ट के पास मौजूद होंगे। यानी कि पिटीशन के बाद ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि कोर्ट के पास वो तमाम इख्तियारात हैं सूट्स के हवाले से जो इख्तियारात कोर्ट के पास थे जब वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो रही थी। बात समझ आई? फिर वो कहता है पिटीशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। नहीं जनाब, क्या कन्वर्जन हो सकती है कि भाई किसी और मोड में कन्वर्ट करना चाहें? ठीक है, यानी पिटीशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, यानी कि हम ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, क्रेडिटर वाइंडिंग अप है, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में? उसने कहा जी, where the company is being wound up voluntarily or under the supervision of court, a petition for its winding up by the court may be presented by any person authorized to present petition for winding up by the court। कहता है मैं फिर यहाँ पे इजाज़त देता हूँ कि अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर, इस अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट के अंदर, तो किसी भी टाइम के ऊपर कोई मेंबर क्या कर सकता है, इन पिटीशंस को रुकवा कर कि भाई हमें ये नहीं करना, हमें इसे कन्वर्ट कर देना है इन दी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, तो ये किया जा सकता है, इजाजत दे दी। वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन सच पिटीशन, कहते द कोर्ट शैल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट एज अबव अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी कंटिन्यूड विद ड्यू रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटर ऑफ बोथ और इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कहता कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर जारी नहीं करेगा उस अपनी पिटीशन के ऊपर एज अबव, यानी कि देखो अभी तक आप अब जरा समझना इस केस को, इस सेक्शन को, वॉलंटरी में चल रही है या फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट चल रही है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो अब इस पिटीशन के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर जारी करना है वाइंडिंग अप का। अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर प्लीज जरा समझने, मैंने पहले भी समझाया था, एक इनिशियल ऑर्डर जारी होता है जिसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जो कि एक साल तक भी चलती हैं, अगर एक साल से ज़्यादा भी चल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी लेंथी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है वाइंडिंग अप। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का एक ऑर्डर आता है जिसे हम कह रहे हैं ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, और एक फाइनल। अच्छा, इस ऑर्डर के बाद होगा क्या? ये बंदा आ जाएगा ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये बंदा आके फिर कहेगा मैं अपने काम अंजाम देता हूं, ये फौरन से पहले सारा डाटा कलेक्ट करेगा। इसका मतलब इसका प्रोसेस क्या होगा, मैं क्यों समझा रहा हूं अभी बताता हूं। ये सारा डाटा कलेक्ट करेगा, आसान लफ्जों में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी गैदर करेगा ये बंदा, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स मंगवाएगा लोगों से कि मुझे स्टेटमेंट जमा कराओ, मुझे डाटा जमा कराओ, मुझे इंफॉर्मेशन दो। उसके बाद ये जमा करेगा, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। देखो मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, प्लीज प्रोसेस के ऊपर बड़ा ध्यान रखो ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये वाइंडिंग अप ऑर्डर है फॉर इनिशिएशन ऑफ वाइंडिंग अप। इससे पहले प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, उसके पास वो तमाम पावर्स होती हैं जो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास होती हैं। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट किया तो इसने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी, लोगों से स्टेटमेंट्स मांगनी शुरू कर दी, जो जिसके इख्तियारात में डाटा है उससे डाटा मांगना शुरू कर दिया और फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा।
चलो मैं यूं कह देता हूं, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो इसके ऊपर रिपोर्ट इशू करेगा। इस रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, इस रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा, फाइनल ऑर्डर आएगा, फाइनल कोर्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, कि भाई अब फर्म डिसॉल्व हो गई, अब सॉरी बिजनेस, अब कंपनी डिसॉल्व हो गई है। इससे पहले कंपनी अभी अलाइव है, कंपनी मरी नहीं है। हाँ, बिजनेस ऑपरेशन बंद हो सकते हैं बट अभी मरी नहीं है। तो अभी अगर गौर करो तो मैंने प्रोसेस ऐसे बना दिया है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये प्रोसेस कुछ ऐसे बना है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे गया, प्रोसेस हुआ, रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट बन के चली गई फाइनली कोर्ट के पास, और कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे देगा। अब वो कहना ये चाह रहा है कि अगर यहां पे कि द कोर्ट शैल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट एज अबव। एज अबव मतलब या तो आपके पास पिटीशन फाइल हुई है अंडर दी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कि वाइंडिंग अप मुकम्मल नहीं हो रही थी, वाइंडिंग अप कोर्ट को रिज्यू कर लिया, या फिर अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट की सुपरविजन के लिए। दोनों केसेस में कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट शैल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, कोर्ट ये ऑर्डर इशू नहीं करेगी, वाइंडिंग अप ऑर्डर इशू नहीं करेगी। ठीक है, अगर कोर्ट को लगे कि ये इंटरेस्ट में नहीं है, किसके, मेंबर्स के, कंट्रीब्यूटरीज के, पब्लिक के, तो फिर कोर्ट क्या चाहेगी कि जनाब आप पीछे पीछे हो जाएं और मुझे आने दें, बीच में जंप इन करने दें, मुझे वाइंड अप करवाने दें। ठीक है जी, क्लियर। एग्जाम्पल 6 पढ़िए प्लीज एक दफा। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं लिक्विडेटर के ऊपर, उसी पर्सन के ऊपर जिसका मैंने कहा हम प्रोसीडिंग्स पे बात करेंगे। लेकिन प्रोसीडिंग्स को समझने से पहले देखो ना, ये प्रोसीडिंग्स हैं, इस प्रोसीडिंग को समझने से पहले ये समझ लें कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, इस बारे में हम जरा बात करेंगे। जी, यहां तक सबको क्लियर है? चलूं आगे। लिक्विडेटर कहता है पर्सन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड लिक्विडेटर। इफ द वाइंडिंग अप इज थ्रू कोर्ट, द टर्म यूज फॉर सच पर्सन इज कॉल्ड ऑफिशियल लिक्विडेटर। जब बंदा कोर्ट अपॉइंट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर। द ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर टू गेट इन एंड रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, टू पे इट्स डेट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस अमंग द मेंबर। तो काम क्या है इसका, कंपनी की वाइंड अप कराना। वाइंड अप कैसे होगी, जितने लोगों से पैसा लेने वाला है उनसे लिया जाएगा, कैश जितने एसेट्स होंगे कंपनी के उनको बेचा जाएगा, उनसे कैश रियलाइज किया जाएगा, कैश रियलाइज करने के बाद जितनी पेमेंट्स करनी है वो पेमेंट्स की जाएंगी, और अगर आखिर में कोई पैसे बच गए तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे सरप्लस मनी अमंग दी कंट्रीब्यूटरीज। और अगर डेफिसिट निकल आया तो फिर हमें तो इस बात का पता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है लिमिटेड कंपनी के अंदर, अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो उससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं देना, क्योंकि शेयर कैपिटल वाली अमाउंट तो वो पहले ही जमा करा चुके हैं। इसका मतलब है जब डेफिसिट आएगा तो मेंबर सुकून करेंगे, जब सरप्लस आएगा तो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूशन नसीब होगी, यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर बचे हुए पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग दी मेंबर्स। तो ये काम किसका है, ऑफिशियल लिक्विडेटर का। The official liquidator acts under the supervision of the court through a recognized reporting system। बिल्कुल ठीक है जी, मैंने आपको थोड़ा सा सिखा भी दिया कि कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम चलती है, कि वो कैसे स्टेटमेंट्स कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट इशू करता है। The court may appoint a provisional manager of the company till the making of the winding up order। लें जी, वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पहले प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। वही स्केच के ऊपर बात बेटे, एक दफा स्केच पे फाइनल वो कर दो, जूम कर दो। देखो जी, प्रोविजनल मैनेजर पहले अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद वाइंडिंग अप ऑर्डर आएगा। जी, द मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोविजनल मैनेजर इज द preservation and control of the affairs and asset of the company pending the hearing of the winding up application। जनाब अभी winding up application स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उससे पहले winding up application को पेंड करने से पहले क्या हो रहा है कि जितने भी कंट्रोल्स अफेयर्स हैं ये सारे हम चाह रहे हैं कि बजाय के कंपनी के हाथों में रहें, हमारे किसी बंदे के हाथ में आ जाएं।
ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, भाई इस बंदे को अपॉइंट कहां से करना है? वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट, कोर्ट अगर वाइंड अप कर रही है, द कमीशन शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम द कोर्ट शैल अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी ऑर्डर टू बी वाइंड अप। तो कहता है जो कमीशन ने पैनल डिटरमिन किया हुआ है उनमें से कोई एक नमूना हम चूज कर लेंगे एज अ प्रोविजनल मैनेजर। The commission may of its own remove the name of any person from the above panel। कमीशन का बनाया हुआ पैनल है तो कमीशन जब चाहे किसी का भी नाम उधर से निकाल सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कि उस बंदे ने कोई फ्रॉड किया हो, मिसकंडक्ट की हो, मिसफिसेंस हुई हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस आफ्टर गिविंग एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कमीशन का बनाया हुआ घर है, कमीशन का बनाया हुआ पैनल है, तो उस पैनल में से अगर वो किसी को रिमूव करना चाहे तो उसको एक मौका देगा अपने दलाइल पेश करने का। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कोई भी रेगुलेटर को डिसीजन लेने लगता है तो वो कभी मुंह उठा के डिसीजन नहीं लेता, बल्कि वो आप लोगों के साथ, आप लोगों को पहले एक दलाइल का मौका देता है कि आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर लें या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर लें, जिसे हमने कहा था अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो आप वो अपॉर्चुनिटी देके वो आपको पैनल से निकाल देगा। इज दैट क्लियर? एक्सपीरियंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जनाब कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? जिस बंदे को आप ऑफिशियल लिक्विडेटर इस पैनल में डालेंगे उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? क्योंकि किसी ने भी आके इस पैनल में से, कमीशन के बनाए हुए पैनल में से इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो फिर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? उसने कहा द पैनल शैल कंसिस्ट of a person having at least 10 years experience in the field of accounting। अकाउंटिंग की फील्ड में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अकाउंटिंग में या फाइनेंस में या लॉ में। एंड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन सच अदर पर्सन having at least 10 years professional experience, या तो उनका इन 3 फील्ड्स में एक्सपीरियंस हो या अदर देन दैट कमीशन स्पेसिफाई कर देगा कि उनका 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, बेशक इस पर्टिकुलर फील्ड में ना भी हो तो। ठीक है। द पर्सन अपॉइंटेड ऑन द पैनल शैल बी सब्जेक्ट टू सच कोड ऑफ कंडक्ट एंड एम्प्लॉय विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल accreditation programs as may be specified by the commission। तो जनाब आपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट का बेतहाशा ख्याल रखना है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे कमीशन को तो कमीशन आपसे एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाएगा, आपकी मॉरल ड्यूटीज साइन करवाएगा, तो आपने उस मॉरल ड्यूटीज का ख्याल रखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट, जी क्या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? जी बिल्कुल, आप इंसान हैं, आप एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज तक आपकी लिमिट है। ये नहीं है कि आप हर कंपनी के अंदर प्रोविजनल मैनेजर बने हुए हैं या ऑफिशियल लिक्विडेटर और काम किसी का खत्म नहीं हो रहा। तो इसलिए बेहतर है, लॉ ने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया कि 3 से ज्यादा कंपनियों में अपनी टांग मत अड़ाएं। तो अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ मोर देन 3 कंपनीज एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक वक्त के ऊपर आप 3 से ज्यादा कंपनीज के अंदर प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं बन सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, मैंने पहले भी कहा प्रोविजनल मैनेजर के पास वो तमाम पावर्स मौजूद है जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास मौजूद है, लेकिन कोर्ट चाहे तो प्रोविजनल मैनेजर की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो यहां पे कहता है वेयर अ प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट में लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट हिज पावर्स बाय द ऑर्डर अपॉइंटिंग हिम और बाय सब्सीक्वेंट ऑर्डर, बट अदरवाइज ही शैल हैव द सेम पावर एज द लिक्विडेटर। तो कहता है प्रोविजनल मैनेजर को कोर्ट जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे उसकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही रिस्ट्रिक्शन उसके लेटर में डाल देगा, या किसी सब्सीक्वेंट अपॉइंटमेंट आज कर ली है बाद में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तब भी लगा सकता है, और वरना अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो प्रोविजनल मैनेजर के पास वो तमाम पावर्स मौजूद हैं जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास मौजूद हैं। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल 7 प्लीज आप एक दफा पढ़िए और हम अगले बात पे चलते हैं। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड एंड सिक्योरिटी बाय द लिक्विडेटर। बेटा डिक्लेरेशन से मुराद क्या है? देखो, हो सकता है आप जहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर की ड्यूटीज दे रहे हो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, यानी आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ जाए, तो उस केस में क्या करना है? तो वो आपको समझा रहा है कि एक ऑफिशियल लिक्विडेटर ने अगर अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसे लगता है कि अगर मैं इस कंपनी की वाइंडिंग अप में इन्वॉल्व होता हूं तो शायद मेरा भी शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर, या इनडायरेक्टली मेरी किसी स्पाउस का शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर कि मैं एबीसी कंपनी बंद कराने जा रहा हूं तो नुकसान मेरी बेगम को भी हो सकता है या मुझे भी हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे बता देना चाहिए फिर कि जनाब आप मुझे अपॉइंट करें, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा अपना इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर, तो बेहतर है कि मुझे अपॉइंट ही ना किया जाए। डिस्क्लोजर देना जरूरी है ऑफिशियल लिक्विडेटर की साइड से। इट्स ऑन अदर साइड कि वेदर दे वांट टू हायर दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल लिक्विडेटर और नॉट।
नॉट, या पर्सन एज ऑफिशियल लिक्विडेटर और नॉट, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपना डिक्लेरेशन जरूर देना है। तो डिक्लेरेशन कितने दिनों में दें? आप अपनी अपॉइंटमेंट के 7 दिनों के अंदर दे दें, या जब भी दो तरीके हैं, दो डिस्क्लोजर्स हैं। नंबर 1 एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आप अपॉइंट हो रहे हैं तब डिस्क्लोजर, और एक तरीका कार ये है कि आप अपॉइंट हो चुके हैं लेकिन लेटर ऑन आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया या आपको अब पता लगा है तो तब दे दें। लेकिन दिन कितने हैं? 7 दिनों के अंदर अंदर। वो कहता है ऑन अपॉइंटमेंट एज ऑफिशियल प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर एज द केस में बी, सच लिक्विडेटर शेल फाइल अ डिक्लेरेशन, एक हल्फनामा विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। 7 दिनों के अंदर अंदर अपनी अपॉइंटमेंट के एक खास फॉर्म में जो स्पेसिफाइड है, नेक्स्ट में गिवन है फॉर्म, डिस्क्लोजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, के जनाब मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस कंपनी को वाइंड अप करने में, या फिर मेरा क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, के मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, ठीक है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इफ एनी विद द कोर्ट, कोर्ट को बता दे कि जनाब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, ठीक है। एंड सच ऑब्लिगेशन शैल कंटिन्यू थ्रू आउट द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, और फिर यही ऑब्लिगेशन, ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, जो कि लीगल ऑब्लिगेशन भी है, ये कंटिन्यू रहेगी टिल हिज अपॉइंटमेंट, कि जब कभी उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो, ही शुड इन्फॉर्म द कोर्ट विद इन 7 days of the day from day on which that particular conflict comes into their knowledge, ठीक है, उस दिन से 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। द कोर्ट में डिटरमिन वेदर एनी एंड व्हाट सिक्योरिटीज टू बी गिवन बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑन अपॉइंटमेंट, तो फिर कोर्ट डिसाइड कर रहा होगा, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कितने पैसे इससे सिक्योरिटी के तौर पे ऑफिशियल लिक्विडेटर के सिक्योरिटी के तौर पे रखवाने हैं उससे लेकर। प्रोविजनल मैनेजर में बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर व्हाइल पासिंग अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, द कोर्ट में अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर if any as the official liquidator for the conduct of the proceeding of the winding up of the company। तो कोर्ट चाहेगा जब ये वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर रहा होगा तो उसी वक्त उसी प्रोविजनल मैनेजर को ऑफिशियल लिक्विडेटर बना सकता है। मोर देन वन लिक्विडेटर, एक से ज्यादा लिक्विडेटर हो तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, दोनों एक दूसरे की बात ना मान पाए, तो फिर कोर्ट डिसाइड कर देगा कि जनाब कौन कोई पर्टिकुलर टास्क जो है वो कौन परफॉर्म करेगा, लिक्विडेटर ए या लिक्विडेटर बी। तो वो कहता है इफ मोर देन वन पर्सन आर अपॉइंटेड एज टू द ऑफिस ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर, द कोर्ट शैल डिक्लेयर, कोर्ट बताएगा whether any act by the act required means जो कानून के अंदर उसने एक्शन परफॉर्म करने हैं और authorized to be done by the official liquidator is to be done by all or any one or more of the such person। तो कौन, ये जो एक टास्क है, सपोज मैं कहता हूं रिकवरी का टास्क, ये रिकवरी का टास्क कौन परफॉर्म करेगा, क्या एक लिक्विडेटर या ज्यादा लिक्विडेटर, यानी अगर 2 लिक्विडेटर हैं एक ही कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं तो ये दोनों मिलके करेंगे कि किसी एक की ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो एक कोर्ट डिसाइड करेगा। In case of any dispute or any varying stance among the liquidator, the matter shall be referred to the court for an appropriate order in chamber in presence of the parties concerned। और अगर इनके दरमियान ये dispute create हो जाए तो फैसला कौन करने वाला है, कोर्ट फैसला करेगा जनाबे वाला कि ये मैटर या ये एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, कौन सा लिक्विडेटर परफॉर्म करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन नॉट नेम्ड इन द पैनल, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने अभी तक बात पढ़ी कि लिक्विडेटर अगर चुनना है तो पैनल से चुनना है, कौन से पैनल से, कमीशन ने जो पैनल बनाया है उस पैनल से हमने अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है। लेकिन हो सकता है पैनल के अंदर जो लोग मौजूद हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ही ना हो, वो हमें अच्छे ही ना लगते हो, वो हमें इंडिपेंडेंट ही ना लगते हो, तो फिर क्या हम पैनल के बाहर से कोई और चूज कर सकते हैं? तो ये इख्तियारात सिर्फ क्रेडिटर को दिए गए। क्रेडिटर को कहा गया कि अगर तुमने चुनना हो, जिसका मतलब है वाइंडिंग अप कौन करा रहा होगा, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ने अगर लिक्विडेटर चुनना हो तो उनको एक ऑप्शन दी गई है जनाब कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सी ऑप्शन? कि आप आउट ऑफ पैनल, आप एक ऐसा बंदा ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं जो पैनल का हिस्सा ना हो। यू हैव एन ऑप्शन टू अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर आउट ऑफ द पैनल। आपको पैनल के अंदर की जरूरत नहीं है, आप पैनल के बाहर से भी ऑप्शन है आपके पास, आप पैनल के बाहर से भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हो। सो ठीक है, क्रेडिटर के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए क्रेडिटर का भी, मैं कहता हूं ना, जिसमें औकात होनी चाहिए। क्या औकात होनी चाहिए? लॉ कहता है क्रेडिटर की औकात कैसे देखनी है। जनाब क्रेडिटर ने जितना तुम्हें लोन दिया हुआ है वो 60% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर है, उसका लोन तुम्हारे 60% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर है। तो ये रिक्वायरमेंट है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
यानी एक क्रेडिटर अपनी पावर को अगर इस्तेमाल करना चाहता है, और पावर क्या है कि उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर कमीशन के बनाए हुए पैनल में से चूज नहीं करेगा बल्कि कहीं बाहर से लेकर आएगा। तो उसके लिए क्रेडिटर की औकात ये है कि उसने जितनी लेंडिंग की हो उसका 60% ऑफ पेड अप कैपिटल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो वो कहते हैं द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर, अच्छा ये खुद कर रहा क्रेडिटर नहीं, कोर्ट को एप्लीकेशन दे रहा है। The court may, on the application of the creditor to whom amount not less than 60% of the issued paid up share capital of the company being wound up, जो कंपनी बंद होने जा रही है उसका क्रेडिटर ने जितना उसको लोन दिया हुआ है, यानी यूं कह लें या इसको यूं कह लें कि कंपनी ने जो पैसे क्रेडिटर के वापस करने हैं वो इतने ज्यादा हैं, आर ड्यू, वो 60% ऑफ द पेड अप इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल के बराबर है। आफ्टर नोटिस टू द रजिस्ट्रार on application of the creditor, ठीक है, being wound up are due, after notice to the registrar, appoint a person whose name does not appear on the panel maintained for the purpose to be the official liquidator। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में अपॉइंट अ पर्सन, ठीक है। बस ये छोटी सी एक बात इसके साथ लिंक करने लगा हूं, इसी बात को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए कि आप कहीं एम्बिगुइटी क्रिएट ना हो। तो मैंने कहा क्रेडिटर की औकात होनी चाहिए, औकात होगी 60% कि उसका गिवन लोन जो है वो 60% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर है। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है आउट ऑफ द पैनल, वो पैनल जो कमीशन ने बनाया है। लेकिन इस मकसद के लिए क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा और ये काम कोर्ट करेगा। लेकिन कोर्ट ऐसा ऑर्डर जारी करने से पहले कि ठीक है आउट ऑफ द पैनल इस बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर लो, उसको ऑथराइज करने से पहले कोर्ट एक दफा रजिस्ट्रार को ये बात इन्फॉर्म कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन कोर्ट दे रहा होगा टू द रजिस्ट्रार, या इंफॉर्मेशन कह लें या यूं कह लें इंटीमेशन, ये इंटीमेट वो कर रहा होगा कोर्ट, और यहां पे क्रेडिटर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तो ये अब चार्ट मुकम्मल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहते क्विट या रिजाइन एंड कैजुअल वैकेंसी। लो जी, अब मैंने जिस तरह कहा था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकता, तो वो कहता है एन ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल नॉट रिजाइन और क्विट हिज ऑफिस बिफोर कंक्लूजन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग एक्सेप्ट फॉर द रीजन ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोई ऐसा डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए कि अब आप वाकई काम नहीं कर सकते तो आपको इजाजत है, अदरवाइज आप ऑफिशियल लिक्विडेटर की पोजीशन वंस यू टेक द ऑब्लिगेशन आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्विट भी नहीं कर सकते और रिजाइन भी नहीं कर सकते। फिर कहता है एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर ड्यू टू हिज डेथ, लेकिन व्हाट इफ कि वो उसकी मौत वाक़ हो जाए, इजराइल साहब उसे ले जाएं, या रिमूवल हो जाए या डेजिग्नेशन हो जाए, ठीक है, वो खुद रिजाइन कर दे या रिजाइन कर दे या रिमूव हो जाए, शैल बी फिल्ड अप बाय द कोर्ट, मतलब कि अगर उसकी जेन्युइन रीजन है और कोर्ट ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है और ऑफिशियल लिक्विडेटर अब जा रहा है, तो उसकी जगह नया आ जाएगा। नया कौन लाएगा, कोर्ट लाएगा नया, ठीक है। तो वो कहते हैं और लाएगा कहां से, उसी पैनल से जो पैनल कमीशन ने बनाया हुआ है, बात खत्म। तो वो कहता है शेल बी फिल्ड अप बाय द कोर्ट बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम द पैनल मेंटेन्ड। और ये हो सकता है कि जो बंदा जा रहा है, सपोज मैंने रिटायरमेंट ली है और रिटायरमेंट अलाउ हो गई है क्योंकि मेरे पास बहुत जेन्युइन रीजन है या मेरी डिसेबिलिटी है, तो कोर्ट मुझे अलाउ कर देगा, तो मैं तब तक फंक्शन परफॉर्म करता रहूंगा जब तक कोई नया लिक्विडेटर मेरी पोजीशन में आके काम नहीं संभाल लेता। हाउएवर इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन the outgoing official liquidator shall, unless the court direct otherwise, unless के कोर्ट आपको कह दे कि तुम दफा हो जाओ यहां से, तुम्हें जरूरत नहीं है, continue to act until the person appointed in his place takes charge। तो जब तक नया जानशीन नहीं आ जाता आप सर्विसेज देते रहोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पास पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत, प्लीज इसे एक दफा देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे अगर देखें तो हमें नजर आ रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.2, ये जो हम पेज नंबर हैं 247 पे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी मेड टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर आप गौर कर रहे हो कि हम अगली स्टेज पे आ रहे हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर समझ चुके, अब हम अगली स्टेज पे हैं। अगली स्टेज क्या बताने लगी है, हम ये वाला काम करने लगे हैं, डेटा कलेक्शन ऑफिशियल लिक्विडेटर करने लगा, यानी स्टेटमेंट्स कलेक्ट करेगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट उसे सबमिट की जाएंगी, ठीक है, फिर वो उन्हें प्रोसेस करेगा, फिर रिपोर्ट इशू करेगा, रिपोर्ट के बाद कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर दे देगा। इज दैट क्लियर? तो जरा आते हैं किस किस किस्म की स्टेटमेंट उसे फर्निश करनी है।
कहते हैं where the court has appointed a provisional manager or made a winding up order and appointed an official liquidator, there shall be made out and submit to the provisional manager or official liquidator. कहते हैं जहां कोर्ट अपॉइंट कर दे प्रोविजनल मैनेजर या वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो फिर तुमने क्या क्या सबमिट करना है प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर को. कहता है स्टेटमेंट एज टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. तो कंपनी की एक्चुअली में फाइनेंशियल पोजीशन आपने स्टेट करनी है. किस पैटर्न में? वो पैटर्न खुद स्पेसिफाइड होगा कोर्ट की तरफ से, वेरीफाई, बल्कि कोर्ट क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरफ से वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट, साथ में एक हल्फनामा लगा होगा और कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेमली, और उसमें कुछ ये फर्दर इंफॉर्मेशन होंगी. नंबर क्या? नंबर 1 पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज एसेट लायबिलिटीज एंड डेट्स, मींस वही बैलेंस शीट कह लो. डिटेल्स ऑफ कैश बैलेंस इन हैंड एट बैंक, यानी कि करंट एसेट की डिटेल नजर आ रही है हमें. फिर कहता है सी क्लॉज में द नेम एड्रेस ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर स्टेटिंग सेपरेटली द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड डेट एंड अनसिक्योर्ड डेट. ठीक है, हमें हमारे क्रेडिटर की डिटेल्स जिनको हमने पैसे देने हैं, ठीक है, कंपनी के क्रेडिटर्स को, जिनके कंपनी के वाजबात कंपनी ने देने हैं, ठीक है ना. और अच्छा, इनमें से सिक्योर्ड कितने हैं और अनसिक्योर्ड, यानी हम बीइंग अ कंपनी हमने कितना क्रेडिट सिक्योर्ड लिया हुआ है, यानी अगेंस्ट द सिक्योरिटी, कि हमारा कोई सिक्योरिटी उनके पास गिरवी है, ठीक है, या फिर अनसिक्योर्ड कितना है. यूजुअली आपके जो क्रेडिटर होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ये यूजुअली सिक्योरिटी नहीं ली जाती इनके साथ, ठीक है ना, या वो नहीं लेते आपसे सिक्योरिटी. एंड इन द केस ऑफ सिक्योर डेट, और अगर आपसे वाकई किसी ने सिक्योरिटी के तौर पे कोई आपसे एसेट रखवाया हो, कोई शेयर कुछ भी रखवाया हो आपसे, आपके एसेट्स में से, पर्टिकुलर ऑफ द सिक्योरिटीज गिवन देयर वैल्यू एंड द डेट्स व्हेन दे वर गिवन, तो फिर ये बता दें कितनी सिक्योरिटी दी है, कौन सी सिक्योरिटी दी है और अमाउंट कितनी है उसकी, ठीक है, और कब दी थी, कब सिक्योरिटी आपने हैंड ओवर की थी. ठीक है, तो यानी क्या कहना ये चाह रहा है कि आपके सप्लायर हैं दो, जिनमें से एक वो है जिसने आपको बगैर सिक्योरिटी के लोन दिया हुआ है, एक वो है जिसने सिक्योरिटी के इवज आपको लोन दिया हुआ है. तो गैर से जिसने कुछ नहीं लिया हुआ आपसे, वो तो अनसिक्योर्ड है, उससे तो साइड पे करें. जो सिक्योर्ड है, कितने पैसे उससे लिए हुए हैं, ठीक है, और कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी रिखवाई हुई है, सिक्योरिटी रिखवाई क्या हुई है और उसकी डेट क्या है, कब रिखवाई थी. ठीक है, name, residential address and occupation of the person from whom the debt of the company are due and the amount likely to be realized therefrom. कंपनी के डेटर्स कौन से हैं, कितने पैसे लोगों से लेने वाले हैं, तो वो बात होगी ना जो हमने देने थे, हमने लेने कितने हैं और कितने रियलाइज हो जाएंगे, क्या कोई डाउटफुल भी होंगे, बैड भी हो जाएंगे, या सारे रियलाइज हो जाएंगे कैश में. अगली बात, वेयर एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट इन द कस्टडी और पोजेशन, द प्लेस वेयर एंड द पर्सन इन हुज कस्टडी और पोजेशन सच प्रॉपर्टी इज. हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कंपनी का पैसा है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो कंपनी के नाम पे होगी. लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं जिनमें पैसा तो कंपनी का होता है लेकिन पड़ा किसी और के नाम पे होता है, या फिर कई दफा होता है पैसा कंपनी का होता है लेकिन किसी और की पोजेशन में होता है. जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं किसी स्टोर किसी और की पोजीशन में, हमने वहां पे अपना स्टॉक रखवाया हुआ है, तो वो कहते हैं जरा सारी डिटेल्स बता दें कि कौन सा ऐसा स्टॉक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, आइदर मूवेबल इमूवेबल, जो आपकी कस्टडी में नहीं है, ठीक है, और उस जगह का नाम पता बता दें और पर्सन बता दें जिसकी कस्टडी में वो है. ठीक हो गया. मैं एफ क्लास छोड़ के जरा एफ क्लॉज को छोड़ के जी और एच पे आ रहा हूँ. एफ इंशाल्लाह भी, उससे पहले मैं एक रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर उसके बाद एफ क्लॉज समझाऊंगा. जी में कहता है डिटेल्स ऑफ एनी पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग इन विच द कंपनी इज अ पार्टी, आइदर वो सूट हमारे खिलाफ फाइल किए गए हैं कंपनी के खिलाफ या कंपनी ने फाइल किए हैं, दोनों केसेस में उन तमाम सूट्स की डिटेल बताओगे आप. Such other particulars as may be prescribed or as the court may order or the provisional manager or official liquidator may require in writing. इसके अलावा हर वो चीज़ जो ऑफिशियल लिक्विडेटर तुमसे मांग ले, जो प्रोविजनल मैनेजर तुमसे मांग ले, जो कोर्ट तुमसे मांग ले, तुमने प्रोवाइड करनी है बीइंग अ कंपनी, including any information relating to secrets, reserves and personal asset of the director. Even कि वो आपसे यहाँ तक डिटेल मांगेगी आपके डायरेक्टर के पर्सनल एसेट्स कहाँ हैं, तो आपने वो भी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होंगी विद द रेगुलेटर. ठीक है, विद आपने बतानी होगी वो वाली, बीइंग अ कंपनी आपके ऊपर वो जिम्मेदारी भी है. अब समझने वाली बात है कि रेलिवेंट डेट और टाइम लिमिट क्या है. रेलिवेंट डेट मीन्स इन केस ऑफ अ प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, एंड इन केस ऑफ व्हेन नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर. ठीक है, अब जरा समझिए, बस ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखो, सबसे पहले आया प्रोविजनल मैनेजर, सबसे पहले आया प्रोविजनल मैनेजर, उसके बाद आया कोर्ट का ऑर्डर, ऐसा ही है. तो और फिर उसके बाद आया ऑफिशियल लिक्विडेटर. जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कोर्ट ने उसी प्रोविजनल मैनेजर को या तो ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे
दिया या उसने कोई और बंदा ले आया जो भी था, लेकिन यूजुअली यही प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाता है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि रेलिवेंट डेट क्या होगी। वो कहता है अगर तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो उसकी अपॉइंटमेंट की डेट रेलिवेंट डेट है। सपोज वो कहता हूं, मैं कहता हूं जी ये 31 जुलाई को अपॉइंट हुआ, तो 31 जुलाई हमारी रेलिवेंट डेट समझी जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट ही नहीं किया कोर्ट ने डायरेक्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया आफ्टर द मेकिंग द कोर्ट ऑर्डर, जो कि वाइंडिंग अप ऑर्डर है, तो फिर जो वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट है वही रेलिवेंट डेट समझी जाएगी। यानी कि अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो रेलिवेंट डेट ये है, और अगर नहीं हुआ तो कोर्ट ऑर्डर की ये जो वाइंडिंग अप ऑर्डर है, इस वाइंडिंग अप ऑर्डर की जो डेट होगी, सही मैं कहता हूं ये 31 अगस्त हो अगर, तो 31 अगस्त उस केस में फिर रेलिवेंट डेट समझी जाएगी। तो रेलिवेंट डेट क्या हुई, अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो रहा है तो उसकी अपॉइंटमेंट की डेट, और अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट नहीं हो रहा तो जो वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट है रेलिवेंट डेट समझी जाएगी। अगली बात वो कहता है जी, मैं अब दोबारा वापस आता हूं एफ क्लॉज के अंदर और वहीं से फिर खत्म कर दूंगा। एफ क्लॉज कहता है फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस, फुल एड्रेस ऑफ द प्लेसेस वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज कंडक्टेड। मुझे हर उस जगह का, कंपनी हर उस जगह का पता बताएगी जहां पे बिजनेस कंडक्ट हुआ ड्यूरिंग द 180 डेज, पिछले 180 दिनों में, पिछले नहीं लिखा भी खाली, आगे प्रोसीडिंग आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 180 डेज 180 दिनों में, प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट, रेलिवेंट डेट से पहले 180 दिनों में। और रेलिवेंट डेट क्या है, अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ तो प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट से पहले 180 दिन, और अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ तो कोर्ट ऑर्डर से पिछले 180 दिन। बात समझ आई? 180 दिन प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ तो इसकी अपॉइंटमेंट से 180 दिन पिछले, और अगर ये नहीं आया तो रेलिवेंट डेट है वाइंडिंग अप ऑर्डर। वाइंडिंग अप ऑर्डर से पिछले 180 दिनों में जिस जिस जगह से बिजनेस हुआ है कंपनी का, उस जगह का एड्रेस दे दें, ठीक है, एंड द नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द सेम, और उस बंदे का नाम जो उन प्लेसेस पे इन चार्ज है, कंट्रोलर है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये लास्ट बस बात छोटी सी कि स्टेटमेंट सबमिट कब करनी है। ये जो देखो ना अभी सारा पलंदा जो मैंने ओपन किया, पेंडोरा बॉक्स, ये क्या था, हम यहां से बात कर रहे हैं ना, हम ये स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट किसने सबमिट करनी है, कंपनी ने। किसको सबमिट करनी है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ताकि वो प्रोसेस करे और अपनी रिपोर्ट दे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अब कि भाई ये सबमिशन की ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आपने सबमिट करनी है, इनकी डेट क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, कब सबमिट करें, कंपनी ने कब तक सबमिट करनी है ये सारी इंफॉर्मेशन। तो वो कहता है द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शैल बी सबमिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द रेलिवेंट डेट or within such extended time not exceeding 45 days from that date as the official liquidator or provisional manager or the court may for special reason appoint। कहता है जी या तो 15 दिनों के अंदर अंदर रेलिवेंट डेट से पहले, तो ये बात खत्म कर लेते हैं। उसने हमें टाइमलाइन दी है 15 और 45, अगर मैं यूं कहूं 15 दिनों से के अंदर अंदर, ठीक है, 15 दिनों के अंदर उसने मिनिमम टाइम हमें बता दिया, और उसने कहा मैक्सिमम तुम्हारे पास 45 डेज हैं। मिनिमम डेज उसने किससे लिंक कर दिए, उसने ये मिनिमम डेज लिंक कर दिए हैं जनाब आपके रेलिवेंट डेट से। उसने कहा रेलिवेंट डेट के 15 दिनों, इसका मतलब है प्रोविजनल मैनेजर के अपॉइंट होने के 15 दिनों के अंदर अंदर, और अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, तो फिर उस केस में वाइंडिंग अप ऑर्डर के 15 दिनों के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट सबमिट हो जानी चाहिए कंपनी की साइड से उस ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ठीक है। या फिर कहता है मैक्सिमम डेज क्या है, कहता है और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम नॉट एक्सीडिंग 45 डेज फ्रॉम दैट डेट, या फिर मैं आपको मैक्सिमम 45 डेज देता हूं इसी रेलिवेंट डेट से, इसी रेलिवेंट डेट से मैं आपको 45 डेज देता हूं, 15 दिनों के अंदर, नहीं तो 45 डेज के अंदर, जैसे ही आपको कोर्ट ने या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने आपको स्पेशल रीजंस की बिना पर एक्सटेंशन दी हो। इज दैट क्लियर? तो स्टेटमेंट कितनी देर में सबमिट होनी है, 15 डेज के अंदर अंदर, और अगर 15 डेज नहीं है तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अंदर ये सबमिट हो जानी चाहिए। लेकिन 45 डेज के केस में आपने एक्सटेंशन मांगी होगी और आपको परमिशन मिली होगी। इज दैट क्लियर?
सो ये है जी अब तक का काम हम लोगों ने। अब अगर आप गौर करो तो हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया, हमने रिमेनिंग एक हमारी वाइंडिंग अप रहती थी वो डिस्कस की, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। फिर हमने डिस्कस किया कि जो बंदा अपॉइंट हो रहा है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ये कितनी कंपनीज के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर के रोल पे प्ले कर सकता है, फिर ये जब ये आ जाएगा ये रिजाइन नहीं कर सकता, इसके बारे में डिटेल बातें पढ़ी। अभी बहुत सी बातें नहीं पढ़ी क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रखी गई। हालांकि इसकी रेम्यूनरेशन पे भी बात हुई होगी कि भाई कैसे कितने पैसे देने हैं इसको, क्या इसके चार्जेस होंगे, बला बला बला, ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेगा, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स का क्या ऑर्डर होगा, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं हुआ। इंशाल्लाह आप C5-2 पढ़ेंगे जब प्रेफरेंशियल पेमेंट, तो वहाँ पे जाके पढ़ रहे होंगे उस सेक्शन को। तो हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि रेलेवेंट डेट क्या कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम डायरेक्टली आ गए स्टेटमेंट्स के ऊपर, सॉरी रेलेवेंट डेट से पहले स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि वो डाटा कलेक्ट करेगा तो स्टेटमेंट जमा कौन कराएगा, कंपनी जमा कराएगी, उसमें क्या क्या होना चाहिए वो बात पढ़ी। अब वो आगे तो टाइमलाइन क्या होगी वो बात पढ़ी। तो इनफैक्ट हमने आज अपना इतना एरिया मुकम्मल कर लिया। अब हमारा सिर्फ ये एक प्रोसेस रह गया कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर बात रह गई कि भाई रिपोर्ट किस तरह सबमिट करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। सो अब इसका अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ मेरा ख्याल है हार्डली एक सिंगल पेज रह गया जिसके ऊपर हम सिर्फ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल के दिन में हम ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ के इंशाल्लाह सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबको सानी अता फरमाए और सानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।